हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 84 में फिजिक्स में लेक्चर नंबर 84 में आज अपन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग किस तरह से हम इसमें कुछ इंजन्स और रेफ्रिजरेटर के बारे में देखेंगे इसमें आगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्लैसियस स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो क्लैसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई बाह्य कार्य नहीं हो रहा हो, मतलब कोई बाहर से किसी तरह से कार्य करके बिना कार्य किए हम ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेज दें। अगर तापमान में अंतर होता है तो ऊष्मा स्वतः उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ बह जाती है। ठीक है, कि तापमान में अंतर होगा तो ज्यादा तापमान से कम तापमान की ओर ऊष्मा बह जाएगी। लेकिन अगर हम ये बोले कि हमें कम तापमान से ज्यादा तापमान की तरफ ऊष्मा भेजनी है बिना किसी कार्य के, तो वो संभव नहीं है। कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। इधर से ऊष्मा इधर भेजने के लिए, निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ भेजने के लिए कार्य की जरूरत है। रेफ्रिजरेटर उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है कि अंदर का तापमान बाह्य तापमान से कम है। अंदर का तापमान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, बाहर का तापमान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि कम तापमान से ऊष्मा बाहर की ओर फेंकी जाती है, लेकिन बाह्य कार्य होता है, बिजली आ रही होती है, कंप्रेसर कार्य कर रहा होता है और वो क्या करता है, कम तापमान से उच्च ताप की तरफ ऊष्मा भेज देता है कार्य करते हुए। तो बिना कार्य के ये संभव नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्लैसियस स्टेटमेंट यही था इसके अंदर। सेकंड है केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन का कथन। इसके अनुसार यह है कि कम तापमान से ऊष्मा लेके ज्यादा तापमान पर कार्य करना संभव नहीं है। ठीक है, यहां पे बात कर रहे थे कि यहां से यहां भेजने के लिए कार्य करना पड़ेगा बाह्य कारक को, लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं इंजन के बारे में जो अपन को कार्य करके देगा। तो अगर कोई इंजन है, ऊष्मा ले कम तापमान से, ठीक है, और ज्यादा तापमान पे ऊष्मा फेंक रहा और कुछ कार्य भी कर दे, तो ऐसा संभव नहीं है लगातार करना। तो इसलिए यहां पर उच्च तापमान से ऊष्मा लेता है कोई भी इंजन, और निम्न तापमान वाले हिस्से पर, जिसको अपन सिंक बोलते हैं, वहां पे ऊष्मा देगा और कुछ कार्य करके दे रहा होता है। ठीक है, ये केल्विन स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये है कि कोई भी इंजन की 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। ये नहीं पॉसिबल है कि हमने ऊष्मा दी और वो पूरी की पूरी कार्य में बदल गई, बाहर की ओर ऊष्मा फेंकी नहीं। जैसे चक्रीय प्रक्रम के अंदर देखा था कि ऊष्मा दे रहे हैं, कुछ ऊष्मा बाहर जा रही है और कुछ कार्य मिल रहा है अपन को। तो यहाँ पर यह संभव नहीं है कि बाहर ऊष्मा फेंके ही नहीं, पूरी की पूरी ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट कर दे। मतलब दक्षता 100% संभव नहीं है किसी भी प्रक्रम की। ठीक है, तो ये था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसमें रेफ्रिजरेटर और इंजन के बारे में बताया हुआ है। ये रेफ्रिजरेटर के काम का है कि रेफ्रिजरेटर में निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ ऊष्मा भेजनी होती है, बाहर से कार्य देना पड़ता है। ये इंजन के लिए बोल रखा है कि इंजन में ऐसा नहीं हो सकता कि ठंडे हिस्से से ऊष्मा लेके ज्यादा हिस्से की तरफ भेज रहा और कुछ कार्य भी कर दे, अपन को कार्य करके दे दे, ऐसा संभव नहीं है इंजन के लिए। अगला ये था कि किसी भी इंजन के लिए यह संभव नहीं है कि पूरी की पूरी ऊर्जा को कार्य में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो ये कुछ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं को यूज करते हुए, या आगे रेफ्रिजरेटर और इंजन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि उनकी एफिशिएंसी किस तरह से बोलते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किस तरह से बोलेंगे उनका। तो सबसे पहले इंजन। इंजन को कुछ इस तरह से समझे कि यहां पर उच्च ताप से ऊष्मा लेगा,
जहां से ऊष्मा लेगा उसको हम स्रोत बोलेंगे। सोर्स का टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर बोल दो, ये हाई टेम्परेचर है, ठीक है। हाई टेम्परेचर से ऊष्मा लेगा इंजन, और उस ऊष्मा से कुछ कार्य करके देगा अपन को, ठीक है। और कुछ ऊष्मा बाहर की तरफ फेंक देगा जिसका तापमान इससे कम है, जिसको सिंक बोल रहे हैं अपन, जिसका तापमान लो है। ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर। तो इस तरह से इंजन के बारे में हम डायग्राम बना सकते हैं और समझ सकते हैं इनके बारे में कि ये ऊष्मा किस तरह से काम कर रही है। कार्य आउटपुट डायग्राम समझ में आया कि उच्च ताप से ऊष्मा ली, कुछ कार्य में बदल दी और कुछ बाहर की ओर फेंक दी। तो यहाँ पे रिलेशन ये आ गया कि जो भी ऊष्मा दी थी उसमें कुछ कार्य में कर दिया कन्वर्ट और कुछ बाहर की ओर ऊष्मा फेंक दी। तो Q इनपुट माइनस Q आउटपुट इक्वल्स टू W, चक्रीय प्रक्रम में था, यही था कि पूरे एक चक्रीय प्रक्रम में कुल कार्य कुल ऊष्मा के बराबर है, कुल ऊष्मा जो उसने रख ली ये। अब दक्षता नीटा, तो दक्षता क्या था, कितना हम अपने लिए कार्य करके दिया और कितनी इसको अपन ने ऊष्मा दी थी, कुल ऊष्मा नहीं, कितनी ऊष्मा दी थी वो। अब W को इस तरह से लिख दो, Q इन माइनस Q आउट बाय Q इन। तो दक्षता या एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस Q आउट बाय Q इन। अपन पहले चक्रीय प्रक्रम में देख चुके हैं, वही चीज है, ठीक है। तो ये था किसी इंजन के लिए। अब इंजन के लिए यहाँ पर ये चीज संभव नहीं है कि इधर की ओर ऊष्मा दी नहीं, पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य में कन्वर्ट कर दी। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो था, ठीक है। दूसरा केल्विन स्टेटमेंट क्या था कि यहाँ पे कम तापमान हो और यहाँ पे ज्यादा तापमान हो, कम तापमान से ऊष्मा ले ज्यादा तापमान की तरफ भेजते हुए कार्य भी कर दे, तो ये भी उसके लिए संभव नहीं है। तो इंजन के लिए कुछ इस तरह से डायग्राम, आगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अपन। आगे है रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक। ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी इंजन की तरह ही हम कुछ बोल सकते हैं कि यहां पर रेफ्रिजरेटर में कम तापमान से ऊष्मा लेगा, लो टेम्परेचर से, और उच्च ताप की ओर ऊष्मा को बाहर फेंक देगा। और इसमें कुछ कार्य अपन को करना पड़ेगा। तो कुछ कार्य करोगे तो कुछ ऊष्मा बाहर की ओर फेंकेगा, कुछ अंदर से एक्सट्रैक्ट करेगा। इसको अपन Q1 और Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वाले में इंजन में भी ऐसा ही होता है। इंजन की जब बात कर रहे थे तो जो ये है Q in, उसको Q1 बोल दो, Q2 ये W था, ये T हाई था, ये T लो था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब इनके अंदर रिलेशन देखें तो बात वही है कि हमने Q2 ऊष्मा रेफ्रिजरेटर के अंदर से खींची, कुछ कार्य किया बाह्य कारक ने, दोनों मिला के जो भी ऊष्मा बनी उसको बाहर की ओर फेंक दिया इसने। ये इनमें रिलेशन है। तो कार्य के लिए क्या बोल सकते हैं, कार्य बराबर वही Q2 माइनस Q1, पहले जैसे था, सिंबल इसी की जैसे बना दिया अपन ने। यहाँ पे क्या था, Q1 बराबर Q2 प्लस W, तो वैसा रिलेशन यहाँ पे भी अपन ने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दक्षता नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कार्य करने की क्षमता बोल सकते हैं। तो कार्य करने की क्षमता कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये हम बोलते हैं इसको। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि यहाँ पर हमने कार्य कितना किया है और कितनी ऊष्मा इसने बाहर खींच ली उसमें से। मतलब ये है कि हमने इनपुट कितना दिया है और हमारे लिए यूजफुल आउटपुट कितना दिया इसने। आउटपुट ये नहीं, अपने लिए यूजफुल आउटपुट क्या है, रेफ्रिजरेटर के अंदर से कितनी ऊष्मा निकाली। मतलब हुआ क्या था कि हमने कार्य किया, इसने रेफ्रिजरेटर के अंदर से ऊष्मा निकाल के बाहर फेंक दी। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर से तो ऊष्मा निकाली Q1, बाहर फेंकी वो Q2। पीछे जो रेफ्रिजरेटर के पीछे गर्म हो जाता है उसकी बात कर रहे हैं, वो Q2 है, ऊष्मा बाहर फेंक रहा है। बिजली की वजह से जो कार्य कर रहा है वो W है, अंदर से जो ऊष्मा निकाली वो Q1 है। ठीक, तो इसमें हमारे लिए यूजफुल क्या है, बाहर गर्म किया हिस्सा वो कि अंदर से ऊष्मा निकाली वो, ये अंदर से ऊष्मा निकाली वो कितनी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूजफुल है। तो हमारे लिए कितना यूजफुल आउटपुट दिया इसने और कितना अपन ने इसमें बिजली दी या इनपुट दिया, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इस तरह से समझोगे तब तो समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए यूजफुल आउटपुट क्या मिला है बटा हमने क्या दिया था। तो हमारे लिए यूजफुल आउटपुट ये है, हमने ये दिया था। दक्षता में भी ऐसा ही था कि हम ऊष्मा दे रहे थे, हमने इतना दिया, इतना कार्य करके दिया, W/Q1 इसकी दक्षता थी। यहाँ पे Q1/W आ गया, गलत बोल दिया गया, Q2/W। ठीक है, कि हमारे लिए अंदर से कितनी ऊष्मा निकाली और हमने कितना दिया था उसको कार्य। W को लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1, इस तरह का रिलेशन ये आ गया। अब अगर सेम इंजन के बारे में यूज कर रहे हैं तो इसके टर्म में लिख दो, नीटा के पदों में, दक्षता के पदों में। दक्षता था कि W/Q1, W था Q2 माइनस Q1/Q1, ऐसे था। तो डिफरेंस किसका दिख रहा है, वन माइनस Q2/Q1, और Q2/Q1 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस नीटा रख दो, 1/1 माइनस Q1/Q2, तो बीटा बराबर 1/1 माइनस Q1/Q2 है 1/नीटा माइनस 1। ऊपर जाएगा नीटा माइनस 1 और नीचे रह जाएगा 1 कैंसिल, जुड़ जाएगा 1। तो नीटा माइनस 1 माइनस 1 नीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास नीटा और बीटा में रिलेशन आ गया। कौन सी स्थिति कि सेम इंजन को अगर अपन ने रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर दिया कि W आउटपुट के बजाय इनपुट दिया और ये ठंडी जगह से ऊष्मा खींच के बाहर की ओर फेंक रहा है, तो उस वाली स्थिति में सेम वैसा ही रिलेशन हो गया, बस W की डायरेक्शन चेंज कर दी, इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो जो कार्य करने की क्षमता होगी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा और नीटा होगा, उसमें रिलेशन ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारे लिए रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक, या जिसको हीट पंप भी बोलते हैं। हीट पंप की हीट को खींच के बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अब ये हो गए रेफ्रिजरेटर और इंजन।
अगले एक क्वेश्चन है, कि एक रेफ्रिजरेटर की इंजन की 100 जूल ऊष्मा दी जाती है तो 20 जूल कार्य करता है, तो इसकी दक्षता ज्ञात करें तथा यदि इसे प्रशीतक की तरह कार्य करें प्रशीतक की तरह काम में लें, उपयोग में लें, तो इसकी कार्य करने की क्षमता, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्ञात करें। ठीक है, तो इंजन का एक बार डायग्राम बना लो, पूरा बनाने के बजाय ये बोल दो कि हमने ऊष्मा दी है 100 जूल, सही, कार्य करके दे दिया 20 जूल, बाहर ऊष्मा कितनी फेंकेगा? 100 दी थी, 20 कार्य कर दिया तो 80 बाहर फेंकेगा। ये दी ऊष्मा, ये बाहर फेंकी ऊष्मा, ये कार्य हो गया। तो इसकी दक्षता कितनी हो गई? दक्षता हो गई कार्य कितना करके दिया और कितनी ऊष्मा दी थी अपन ने, या 1 - Q2/Q1 लिख दो। तो दक्षता नीटा की वैल्यू आ गई कि नीटा बराबर W/100, तो 0.2 इसकी दक्षता है। प्रतिशत में लिखोगे तो 20% लिख दोगे। अब अगर इसको प्रशीतक की तरह ले रहे हैं, रेफ्रिजरेटर की तरह से, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा, कि हम कार्य करके दे रहे होंगे, इनपुट हो जाएगा 20 जूल का कार्य, तो यहां से ये ऊष्मा खींचेगा 80 जूल और बाहर की ओर ऊष्मा फेंक देगा कुल मिला के 100 जूल। कि 20 जूल का कार्य करोगे, 100 जूल 80 जूल ऊष्मा अंदर से खींचेगा और बाहर 100 जूल ऊष्मा फेंक देगा। अब कार्य करने की क्षमता, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है, बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? या तो नीटा के पदों में फॉर्मूला याद हो तो वो लिख दो, या उतना नहीं याद हो तो यहां से सीधा देखो कि हमें यूजफुल क्या मिला, Q2, अंदर से ऊष्मा खींची, क्या हमने इनपुट दिया था कार्य, तो 80/20, तो बीटा की वैल्यू आ गई 4। तो ऐसा नहीं है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 से कम आएगा, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गया इस वाले रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक, तो इस तरह से हम रेफ्रिजरेटर और इंजन वाले क्वेश्चंस को करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन अपन एक आदर्श इंजन बोल सकते हैं, कि अगर एक आदर्श इंजन हो तो आदर्श इंजन में किस तरह से कार्य या एफिशिएंसी होगी, दक्षता होगी वो। ठीक है, तो कार्नोट इंजन के अंदर पीवी ग्राफ बनाएं। सबसे पहले एक समतापीय प्रक्रम है, फिर उसके बाद रुदोष्म प्रक्रम एक, फिर एक समतापीय संपीड़न,
फिर एक रुद्धोष्म संपीड़न के थ्रू वापस इसी स्टेप पे वापस आ रहे होंगे इसमें। तो देखें किस तरह से कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक पिस्टन ले लेते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं। जैसे किसी इंजन का, गाड़ी के अंदर जो इंजन होते हैं उनके अंदर सिलेंडर और पिस्टन होते हैं, कुछ उसी तरह से यहाँ पे हम ले रहे हैं। ये प्रारंभिक अवस्था ए थी। किसी उच्च ताप पर T1 पर, जिसको अपन स्रोत बोल रहे हैं, स्रोत पर इसको रखा, उच्च ताप था T1 और इस T1 तापमान पर ही ये था। अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको प्रसारित करवाते जा रहे हैं। धीरे धीरे प्रसारित करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बाहर से यहां से जो ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है वो इतना होता जा रहा है कि तापमान लगभग नियत बना हुआ है। धीरे धीरे खींच रहे हैं इसको। अब धीरे धीरे खींचते हुए इसको किसी स्थिति बी तक ले गए, ए से बी तक प्रसारित करवाया। कौन सा प्रक्रम हुआ, समतापीय। धीरे धीरे खींच रहे थे, समतापीय प्रसारित हुआ, ए से बी तक पहुंच गया। अब समतापीय प्रसारित होने के बाद, बी के बाद, अब हम इसको अचानक प्रसारित करवाएंगे। तो यहां से किसी दूसरी स्टेप पे गए, उस दूसरी स्टेप पे इस सिलेंडर को बी वाली अवस्था से किसी दूसरी अवस्था सी तक ले गए। सही है, अचानक प्रसारित किया। अचानक प्रसार करेंगे तो ये प्रक्रम हुआ रुद्धोष्म। और कब तक प्रसार किया, जब तक इसका तापमान T1 से T2 नहीं हो जाए। यहां तो T1 ही था, कांस्टेंट है। सही है, प्रसारित करवा दिया, ये प्रक्रम हो गया रुद्धोष्म। तो हमने B से C तक प्रसारित करवा दिया जब तक कि इसका तापमान T1 से T2 नहीं हो गया। अब T2 का जो तापमान है वो सिंक का है, जहां पे ऊष्मा बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करेगा या फेंकेगा। तो आगे क्या किया, इसको सिंक पे रख दिया। अब सिंक पे ये जो सी वाला पॉइंट था, वहां से इसको धीरे धीरे संपीड़ित कर रहे हैं। T2 तापमान, बहुत धीरे धीरे इसको संपीड़ित करते जा रहे हैं। ठीक है, तो तापमान इसका T2 नियत है और संपीड़ित किया किसी अवस्था D तक। ठीक है, तो ये धीरे धीरे प्रक्रम था। धीरे धीरे अगर इसको संपीड़ित कर रहे हैं तो प्रक्रम को हम बोलेंगे समतापीय। तो समतापीय संपीड़न यहां पर इसका हुआ। सही, तो इसका समतापीय संपीड़न हुआ C से D तक तापमान T2 नियत रखते हुए। फिर इसके बाद अचानक संपीड़ित किया, D से अचानक संपीड़ित किया वापस A तक लाने तक। तो ये प्रक्रम हुआ। संपीड़न कैसे, अचानक। तो कौन सा हुआ, रुद्धोष्म। इस तरह से कि वापस इसी अवस्था में पहुंच जाए, वही आयतन वही ताप हो गया, T2 से वापस T1 पे आ गए। सही, तो ये वाला प्रक्रम हो गया अपने लिए रुद्धोष्म प्रक्रम, D से वापस A पे आ गया। फिर इसके बाद A से फिर से वही
ये प्रक्रम हो गया अपना, वापस से चालू हो गया। शुरुआत की स्थिति में आ गया कि वापस तापमान T1 हो गया, अवस्था A1 आ गई, फिर से वापस इसी तरह से रिपीट करते जा रहे हैं। तो क्या क्या प्रक्रम हुए अपने कि सबसे पहले ये ऊष्मा लेगा, धीरे धीरे इसको खींचते जा रहे हैं, तापमान इसका नियत है स्रोत के बराबर, धीरे धीरे खींचते जा रहे हैं, समतापीय प्रक्रम। अब समतापीय प्रक्रम स्लो P आ गया, किसी अवस्था B तक पहुंची। B के बाद अचानक खींच दिया, अचानक खींचा तो ये प्रक्रम हो गया रुदोष्म। रुदोष्म प्रक्रम, तापमान इतना कि वापस सिंक के बराबर तापमान आ जाए, तो रुदोष्म प्रक्रम सिंक के बराबर तापमान आ गया। अब वहां से सिंक पे रख दिया, सिंक पे वैसे चला के नहीं रखा है, मतलब ये है कि ये अब ऊष्मा निकालना चालू करेगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे इसको संपीड़ित करते गए। तापमान कितना, सिंक के बराबर कम वाला तापमान, और धीरे धीरे संपीड़न हुआ इसका, धीरे धीरे संपीड़न हुआ कम तापमान। फिर क्या हुआ, प्रारंभिक स्थिति लाने के लिए उस वाली स्थिति D से अचानक A तक संपीड़ित कर दिया, अचानक क्या रुदोष्म वापस शुरुआत की स्थिति पे आ गया, वापस तापमान पे आ गया। इस तरह से पूरा एक चक्रण हो गया। ठीक है, ग्राफ समझ में आया होगा कि समतापीय में ढाल ज्यादा कम होती है, समतापीय में ढाल कम, रुदोष्म में ढाल ज्यादा, ढाल इसकी कम, इसकी ढाल ज्यादा। तो इस तरह से पूरा एक चक्रीय प्रक्रम हुआ कार्नोट इंजन के अंदर। ठीक है, अब इस कार्नोट इंजन की हम दक्षता कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये दोनों पार्ट हटाते हैं और फिर देखते हैं, या ग्राफ रहने देते हैं, इसको हटा रहा हूं। तो देखें, अलग अलग प्रक्रम में देखते जाते हैं कि A से B प्रक्रम कौन सा था, समतापीय। क्या हुआ था, प्रसार हुआ था। सही, तो समतापीय प्रक्रम के अंदर तो W और Q दोनों ही बराबर होते हैं nRT T log V2 बाय V1 के बराबर। सही है, समतापीय प्रक्रम है, ये कार्य हो गया। फिर B से C रुदोष्म प्रसार। ठीक, रुदोष्म के अंदर Q की वैल्यू तो होती नहीं है, 0। वैसे तो मेनली दक्षता के लिए Q की वैल्यू चाहिए थी, तो नहीं है। कार्य लिखना चाहो तो लिख लो। रुदोष्म के अंदर कार्य होगा -NCV डेल्टा टी अंतिम माइनस प्रारंभिक। सही है, B से C गया, रुदोष्म कार्य होता है -NCV डेल्टा टी, डेल्टा U के बराबर, नेगेटिव के बराबर। C पे तापमान है T2, B पे तापमान है T1, ये आ गया T2 - T1 कार्य। B से C के बाद C से D प्रक्रम है समतापीय, आयतन कम, संपीड़न। तो समतापीय संपीड़न हो या प्रसार हो, ये दोनों Q और W तो बराबर होंगे समतापीय में, nRT2 log V2 अंतिम बाय प्रारंभिक, ये आ गया W और Q। D से A रुदोष्म है, संपीड़न है। अब रुदोष्म में Q की वैल्यू तो 0, W की वैल्यू -NCV डेल्टा टी अंतिम T1 माइनस प्रारंभिक T2। सही है, तो ये हमारे अलग अलग प्रक्रम के अंदर कार्य की वैल्यू और Q की वैल्यू आ गई। अब इनसे हमें क्या करना है, दक्षता ज्ञात करनी है। दक्षता के लिए कुल Q इनपुट और Q आउटपुट से देख लो, या तो Q nRT VB ज्यादा है, V1 कम है, तो ये ऊष्मा हुई इनपुट दी है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है nRT2 log VD, D पे आयतन कम है C से, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ये ऊष्मा बाहर फेंकी है, यहाँ पे है नहीं। तो जो Q इनपुट है
उसकी वैल्यू तो ये हो गई, और जो Q आउटपुट है वो ये आ गया, लेकिन नेगेटिव है ये वैल्यू, हमें पॉजिटिव बना के लिखनी है। सही है? या VD का मैं VC ज़्यादा तो इसको उल्टा करके लिख दो कि nRT2 log VC/VD माइनस हट गया। सही है? अब इनसे हमें निकालना है दक्षता की वैल्यू, लेकिन उससे पहले ये वाला पद में एक बार रिलेशन ले आते हैं। ये वाला पद मतलब VB, VA, VC, VD में क्या संबंध है, तो इनमें संबंध के लिए ये रुद्धोष्म और ये रुद्धोष्म की तुलना कर लो। रुद्धोष्म BC के अंदर तुलना करनी है, तापमान है B पे T1, आयतन है VB की पावर गामा माइनस 1, ये होता है। C पे तापमान है T2, आयतन है VC की पावर गामा माइनस 1। तो रुद्धोष्म में TV की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट होता है, या PV की पावर गामा कॉन्स्टेंट होता है, P की बजाय T के पदों में लिखते हैं। अगला रुद्धोष्म था D से A। D से A वाले में D पे तापमान T2 और D पे आयतन VD, A पे तापमान T1, आयतन VA की पावर गामा माइनस 1। तो ये आ गया। अब यहाँ पर अगर इनको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो तो इधर T1 T2 कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया दोनों को तो VB गामा माइनस 1, VD गामा माइनस 1, T1 T2 भी होता है लेकिन इधर कैंसिल हो गया वो, VC गामा माइनस 1, VA गामा माइनस 1। पावर सबकी सेम है तो कैंसिल हो गई पावर, और हमें VC/VD चाहिए था, तो VC/VD बराबर VB/VA आ गया। VC/VD इसी VB/VA के बराबर आ गया। तो अब दक्षता लिख दें, ये हमने रुद्धोष्म से ये रिलेशन निकाल लिया। अब दक्षता लिख दें, तो दक्षता की वैल्यू नीटा बराबर 1 माइनस Q आउट बाई Q इनपुट, ये आएगी। ग्राफ हटा रहे हैं, ग्राफ हटा के ये दक्षता वाला पद कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नीटा की वैल्यू आ गई, दक्षता बराबर 1 माइनस Q आउटपुट nRT2 log VC/VD बटा nRT1 log VB/VA। तो 1 nR कैंसिल, T2/T1 log VC/VD बटा log VC/VD के बराबर VB/VA, तो इसको VB/VA लिख दिया, और नीचे भी क्या है VB/VA। ये वाला पद कैंसिल हो गया, ये वाला पद, तो यहाँ से दक्षता की वैल्यू आ गई 1 माइनस T2/T1। ये हमारे पास रिलेशन आ गया फाइनली दक्षता का, कि जो दक्षता है 1 माइनस T2/T1 के बराबर है। T2 को बोल सकते हो निम्न ताप, ये उच्च ताप, ध्यान रखना उच्च ताप बटा निम्न ताप मतलब दिखता है ना, वरना नीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो पॉजिटिव ये नीटा की वैल्यू बस 1 से कम है, तो 1 माइनस T2/T1 है। ये इसकी दक्षता आ गई, कार्नोट इंजन की दक्षता। अब जो हम बोल रहे थे कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कि कोई भी इंजन जो है किसी भी ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो वो यहाँ से अपन को दिख भी रहा है। कैसे? कि अगर हमें दक्षता 100% चाहिए तो 100% के लिए ये वैल्यू 1 आए, और ये वैल्यू 1 कब आ सकती है? जब ये वाला पद 0 हो जाए। ये पद 0 कब हो सकता है? जब T2 0 हो जाए, 0 केल्विन, सिंक का तापमान 0 केल्विन, सिंक का तापमान 0 केल्विन, वो संभव नहीं है। 0 केल्विन तक जा ही नहीं सकते अपन, इतना कम तापमान होगा ही नहीं, मतलब बहुत कम तक जा सकते हैं लेकिन 0 केल्विन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो 0 केल्विन नहीं पहुंच पाओगे, दक्षता 100% नहीं होगी। या दूसरा, ये अनंत हो जाए, तो ये अनंत नहीं पहुंचेगा ना, ये 0 पहुंच सकता है,
तो इधर से कि ये वैल्यू कैसे भी 0 नहीं हो सकती, तो दक्षता 100% पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आदर्श इंजन कार्नोट इंजन की दक्षता है। अब कार्नोट इंजन के बाद नेक्स्ट एंट्रोपी देखते हैं। एंट्रोपी हम बोल सकते हैं एक तरह से रैंडमनेस, कि रैंडमनेस कितनी ज़्यादा है कितनी कम है उसको एंट्रोपी बताएगा किसी प्रक्रम की वजह से। तो एंट्रोपी हम एस को डिफाइन करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो एंट्रोपी ds बराबर होता है dq बाय टी। मेनली रिलेशन तो ये है कि dq बराबर टी ds और कुल q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टी ds। कि अगर हमें एंट्रोपी दे रखा है तो एंट्रोपी टी ds का इंटीग्रेशन कर दोगे q आ जाएगा, कुल ऊष्मा आ जाएगी। लेकिन अभी हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं तो ds बराबर dq बाय टी के बराबर ही एंट्रोपी। कुल एंट्रोपी इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा s बराबर dq बाय टी का इंटीग्रेशन। इसको एंट्रोपी बोल रहे हैं। यहाँ पे dq बाई टी का इंटीग्रेशन है, t कांस्टेंट नहीं है। t कांस्टेंट होता तो ये q बाई टी हो जाता, t बाहर आ जाता, dq का इंटीग्रेशन q बाई टी हो जाता। तो ये नहीं, एंट्रोपी s बराबर dq बाई टी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंट्रोपी के लिए रिलेशन है। कोई भी प्रक्रम हो उसके लिए एंट्रोपी आ जाए। अब जरा देखते हैं अलग अलग प्रक्रम में क्या क्या एंट्रोपी रहेगी। तो उसके लिए dq को जनरल फॉर्म में लिख दो। dq को हम बोल सकते हैं dw प्लस du, फर्स्ट लॉ से। ठीक, फिर यहां पर dw को लिख दिया pdv प्लस du को लिख दिया ncv dt। लिख सकते हैं इस तरह से, ये वैल्यू आ गई डिवाइड बाय टी। तो s की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ p बाय टी इंटू डी वी प्लस एन सी वी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी। ये आएगा एन सी वी कॉन्स्टेंट डी टी बाई टी। तो s बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी बाई टी प्लस एन सी वी, इसका इंटीग्रेशन आ गया लॉग टी का इंटीग्रेशन कुछ टी टू से टी वन तक, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी टू बाई टी वन। तो कुछ इस तरह से हम एंट्रोपी की वैल्यू लिख सकते हैं। अब अलग अलग प्रक्रम के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले प्रक्रम ले लेते हैं प्रेशर कांस्टेंट, सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम है तो dv की वैल्यू 0, v नियत होगा तो dv की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये रहेगा केवल। तो s बराबर आ जाएगा n सी वी
log T2 by T1, समायतनिक प्रक्रम की एंट्रोपी। अगला समदाबीय। समदाबीय के अंदर यहां रखने के बजाय इसी में रख दो सीधा। dq को समदाबीय के अंदर NCP डेल्टा टी बोल सकते हैं। तो S बराबर इंटीग्रेशन ऑफ NCP डेल्टा टी dt बाय टी। NCP कांस्टेंट, dt बाई टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा log t या log T2 बाई T1, लिमिट रखोगे तो। ये इसमें समतापीय। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर सीधा इसकी dq की वैल्यू लिख दो। टेम्परेचर कांस्टेंट है, q बाई टी आ जाएगा। t कांस्टेंट तो q t आ गया। और q कितना होता है समतापीय के अंदर? nRT log V2 बाई V1 बाई T1, तो T घट गया। ये आ गया समतापीय के अंदर एंट्रोपी। ठीक है। रुद्धोष्म। रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर Q की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 0 तो एंट्रोपी 0। तो ये अलग अलग प्रक्रम के अंदर हम एंट्रोपी डिफाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। तो एंट्रोपी ये हुआ कि एंट्रोपी ds बराबर dq बाई टी होता है। कांस्टेंट है तब ये q बाई टी के बराबर आया, वरना इंटीग्रेशन से। तो dq को dw प्लस du बाई टी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन हो रहा था अलग अलग प्रोसेस में, उसी के हिसाब से अपन ने देख लिया एंट्रोपी किस तरह से निकाली। ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, एंट्रोपी पे। इसको P बाई टी को NR बाई V लिख सकते थे। तो NR बाई V का इंटीग्रेशन आ जाता है NR log V2 बाई V1। अलग अलग प्रक्रम के अनुसार आ गया था। अब दक्षता पे आते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन पे। कि हमें S और T का ग्राफ दे रखा है। ये एक प्रक्रम है, इसमें ये है T, 2T, S, 2S। तो इस चक्रीय प्रक्रम में अगर ये इंजन है तो दक्षता बतानी है, और अगर ये रेफ्रिजरेटर है तो हमें कार्य करने की क्षमता बतानी है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताना है। यदि चक्रीय प्रक्रम इंजन के लिए है तो दक्षता, और यदि प्रशीतक के लिए है तो कार्य करने की क्षमता ज्ञात करें।
तो देखिए इसमें हमें इंजन हो या प्रशीतक हो, हर किसी में Q की जरूरत पड़ेगी। Q1 कितना है, मतलब दी गई ऊष्मा कितनी, बाहर कितनी फेंकी है। तो यहाँ पे Q कैलकुलेट कर लो। Q कैसे कैलकुलेट करें, तो ds बराबर था dq/t, सही है। तो dq बराबर आ गया ds/TdS, Q बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ TdS। और इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं ग्राफ की सहायता से, क्षेत्रफल, कि ये y अक्ष पर है, ये x अक्ष पर है, तो इसके साथ वाला ग्राफ, इसके साथ वाला एरिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि TdS है, S dt नहीं है, तो ये एरिया नहीं निकालना, ये वाला एरिया निकालना है। बात समझ में आ गई। तो इधर वाला एरिया निकालना है इसमें। तो A से B Q कितना, कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला। S बढ़ रहा है तो ds पॉजिटिव है, ये वाला एरिया निकाल लो। तो पहले में ये एरिया निकाला, कितना हुआ, तो एक तो ये आयत, S ऊंचाई, S आधार, दूसरा त्रिभुज T ये भुजा और S ये भुजा, तो ये हो गया S इंटू टी प्लस इस वाले से 1/2 S इंटू टी, तो 3/2 S इंटू टी के बराबर। बात समझ में आ गई। क्यू ए बी आ गया, ये वाला एरिया निकालना है अपन ने। फिर ऐसे ही बी से सी, बी से सी में यहां से यहां तक आया तो ये एरिया निकालना है। इस बार क्या हुआ, बी से सी आया, एस की वैल्यू कम हुई, नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव। यहां से यहां तक का एरिया, तो ये तो हो गया एस और ये हो गया 2t। और समझ में आ गई, ये वाला एरिया निकालना था। यहां से यहां तक आया तो ये पूरा एरिया अपन ने निकाल लिया। नेगेटिव है क्योंकि एस की वैल्यू कम हो रही है, एस घट रहा है तो ये नेगेटिव आएगा। सी से ए, क्यू सी ए की वैल्यू, एस कांस्टेंट है तो ds 0 या एरिया 0 है। अब इसमें जो ऊष्मा दी गई है वो तो कितनी है, कहाँ गई, 3/2 st। और जो ऊष्मा बाहर फेंकी गई है वो कितनी है, 2ts माइनस का। ज्यादा है ये कम है, मतलब ऊष्मा ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा है, ये कम है। कुल ऊष्मा इनपुट नहीं है, बाहर फेंकी हुई है। बाहर फेंकी हुई होने का मतलब रेफ्रिजरेटर है। तो टोटल क्यों नेगेटिव है, इसलिए रेफ्रिजरेटर बोलेंगे इसको। प्रशीतक हो गया। तो इसमें ऊष्मा ली कितनी, मतलब बाहर फेंकने के लिए 3/2 st, ये तो इनपुट आया ऊष्मा का। बाहर कितनी फेंक दी, 2ts। कार्य कितना किया, बाकी कार्य किया 1.5, 2 बाहर फेंक दिया तो 0.5 ts कार्य किया। तो ये हो गया W, ये हो गया Q2, ये हो गया Q1। बात समझ में आ गई। कुल ऊष्मा नेगेटिव थी, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कुल ऊष्मा बाहर फेंकी है, कुल ऊष्मा बाहर की ओर फेंकी है, तो इसलिए अंदर से ऊष्मा उठाई ये वाला, कुल ऊष्मा बाहर फेंक दी, मतलब बाहर की ओर ऊष्मा फेंकी है 2ts। तो कार्य हो गया Q2 प्लस W बराबर Q1 से। अब कार्य करने की क्षमता, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या बोलेंगे कि हमारे लिए यूजफुल अंदर से बाहर कितनी ऊष्मा निकाली रेफ्रिजरेटर के अंदर से, और कितना अपन ने कार्य किया था। तो ये वैल्यू आ गई 3/2 st और ये वैल्यू है 0.5 st। तो वैल्यू आ जाएगी 3/4.2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कार्य करने की क्षमता जो है इसकी वो 3 के बराबर है। समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इधर वाला एरिया निकालना है, st ग्राफ है इसलिए। और कुल कार्य नेगेटिव आया, कुल Q नेगेटिव आया, या कुल कार्य भी बोलोगे तो भी नेगेटिव आएगा, टोटल Q को जोड़ दोगे तो कुल कार्य नेगेटिव,
या कुल Q नेगेटिव है, मतलब रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है। ये ऊष्मा रेफ्रिजरेटर के अंदर से खींची है, सॉरी ये खींची है और ये बाहर फेंक दी टोटल। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपना थ्योरेटिकल पार्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड लॉ, कार्नोट इंजन और एंट्रोपी। नेक्स्ट क्लास में अब शीट के क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस वैसे अपन करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, थैंक यू।